बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुआशी हालात पे। और मुआशी हालात तो हमारे जूं के तू हैं, जो हम पिछले 10 साल पहले सुना करते थे। आज भी वही बातें कर रहे हैं कि IMF आएगा, बेहतरी हो जाएगी, IMF चला जाएगा, पाकिस्तान में अबतरी हो जाएगी। IMF आता भी है फिर जाता भी नहीं है। और अभी भी आजकल जो कंडीशंस की बात हो रही है, खासकर किसानों के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, और IMF का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मौजूदा हुकूमत जहां मुआशी तरक्की के दावे कर रही है, रोजाना हम स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ऊपर जाता हुआ देखते हैं। इन्फ्लेशन रेट की भी बात होती है, इंटरेस्ट रेट का भी सुनते हैं कि बहुत कम हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में बूस्ट आएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी वाले बड़े खुश हैं कि आने वाले दिनों में जो है प्रॉपर्टी के जो बिजनेस खत्म है, बंद होता जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी आएगी। लेकिन हुकूमत और हम सब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, जो मईशत है, वो ज़राअत से जुड़ी हुई है। अब उस पर टैक्स के हवाले से बात हो रही है और शायद अगले महीने से, पहली डेट से, उसके बाद वो लागू भी होना शुरू हो जाएगा। इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या हैं? शहजाद बराचा हैं, कांग्रेस रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। उमर हयात मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्राचा साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, टैक्सेस टैक्सेस टैक्सेस, मेरे ख्याल में अब तो छोटे छोटे बच्चे को पता चल गया कि टैक्स क्या फर्क पड़ने वाला है। जो कल से हम एक स्लैब देख रहे हैं किसानों के हवाले से, किसको फायदा होने वाला है? किसानों को, हुकूमत को, या फिर IMF को? देखें जी, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, ये 21-22% जो है वो GDP का है ना, इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिक तो हमारी एग्रीकल्चर ही है ना पाकिस्तान में। अब IMF ने पिछले जो पहला रिव्यू हुआ था उसमें कहा था कि इस पे आप लेजिस्लेशन करें। तो अब तकरीबन चारों सूबों ने उस पर लेजिस्लेशन कर चुके हैं। अब ये पहली दफा हो रहा है कि इस पे अब टैक्सेस आएंगे, कलेक्शन होगी। और जो अभी तक प्रपोज हुआ था, जो रिपोर्ट आई थी IMF की, कि उसमें जिस तरह सिंपल अल्फाज में कि 6 लाख से ऊपर जिन किसानों की आमदनी होगी वो टैक्स की जद में आ जाएंगे। अब किसान तो पहले ही आपको पता है कि क्या हालात हैं हमारे, क्योंकि मैं खुद सेंट्रल पंजाब से हूँ, एक किसान घराने से है, कि वहाँ पे किसानों को उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पूरी नहीं होती। फिर जो फसल के वो पैसे हैं वो भी पूरे नहीं होते, वो ले दे के सारा कुछ करते हैं। अब टैक्सेस वाली बात आएगी तो इसमें किसान मेरी नजर में तो बहुत मुतासिर होंगे। ठीक है, बड़े किसानों की बात और है, लेकिन छोटा जो किसान है 6 लाख से ऊपर जिसकी आमदन है वो बहुत मुतासिर होगा। और इसमें IMF इसको डिक्टेट कर रहा है। जो मुझे FBR से जो डिटेल्स आई हैं कि पाकिस्तान जो हर साल ना तकरीबन 350 से 370 अरब तक ये इस सेक्टर को टैक्स एग्जेम्पशन दे रहा था। ये 370 अरब तक थी। तो अब ये तकरीबन आप अंदाजा लगाएं कि 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट होगा, तो ये 350 से 400 अरब जो है वो रेवेन्यू आएगा ना। ये जो टैक्स एग्जेम्पशन थी, इसको छोटे किसान को फायदा होता था प्राय साहब? नहीं, उसमें कोई छोटे किसान को कोई फायदा नहीं। बेसिकली तो बड़े जो है ना, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग जो करते हैं उनको बेसिकली फायदा था। छोटे किसान तो उसके वो कर्जा लेके सारी फसल लगाता और इसी तरह पैसे वापस जो फसल की आती है उसमें सारा चीजें प्लस माइनस हो जाती। तो उमर ये सब प्राइस साहब ने बताया, आप अगर माइक उमर साहब को दे दें। जी जी। ये जो एक सर्कल फिर वही बन रहा है, छोटे किसान, बड़े किसान, और हमेशा बड़ा किसान फायदेमंद होता है। हुकूमत क्या सोच के ये कर रही है? और डेफिनेटली मुझे तो कभी कभी लगता है कि IMF ने शिकंजा इतना कस दिया है, या हुकूमत इसमें बराबर की शरीक है कि हाँ ठीक है, एक हमें एक आड़ लेनी होती है ना, IMF की आड़ लेके, वैसे तो टैक्स रेट में शायद ना आते ना को मानते, इसकी आड़ लेके जो निचोड़ा जा सकता है निचोड़ लें, या ये होना चाहिए था? मैं तो इसके हक में हूँ कि ये होना चाहिए था, क्योंकि हम जो सैलरी क्लास है वो जिनकी 6 लाख इनकम है, 6 लाख से ऊपर इनकम है, वो तो टैक्स दे रहे हैं। ओके। और मसला यही था कि अब ये जो ताजिर हैं बड़े बड़े, और फिर उसके साथ साथ ये किसान, तो हम किसान इन द सेंस हम इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि जो लोग जिनकी आमदन है, आखिर उनकी आमदन तो है ना, उससे आप उसको छुपा तो नहीं सकते। लेकिन मसला ये है कि आप देखें कि जो सैलरीड क्लास है उस पर हर दफा टैक्सेस का बोझ बढ़ता जा रहा है। और अब गवर्नमेंट ने या IMF ने, जैसे भी है, देर आयत दुरुस्त आयत, के टैक्सेस जो है वो इकट्ठे करने हैं और उन सेक्टर से करने हैं कि जो सेक्टर्स जिनको टैक्स एग्जेम्पशन है। तो अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो जरूरी था। इसी तरह जो ताजरों से फिक्स टैक्स है
वो भी लेना जरूरी है। जाहिर सी बात है कि आप एक स्पेसिफिक सेक्टर पे या स्पेसिफिक लोगों पे तो बोझ नहीं डाल सकते सारा का सारा। अब सैलरीड क्लास है, आप देखें ना, मंथली एक सैलरी क्लास बंदा तकरीबन 5,000 से लेकर तक एक अपनी सैलरी से 10 से 15 लाख रुपए टैक्स दे रहा है मंथली, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब जिसकी मंथली इनकम जो है वो 20 लाख है, तो वो कम से कम जो है वो 6 से 7 लाख रुपया जो है वो टैक्स दे रहा है। तो ये जरूरी है कि वो लोग जो कि फार्मिंग से या किसान हैं वो कमा रहे हैं, तो उनकी आमदन पर भी मैं छोटे टैक्स किसान होना। की बात कर रहा हूँ, देखिए जिसके छोटा खर्चे किसान, यूरिया देखें, उसकी कॉस्ट देखिए देखें, अगर उसकी, पानी देखें, देखिए अगर आमदरफ देखें। उसके अगर वो अपने देखे ना, बाज ऐसे लोग भी हैं जो, हम सैलरीड क्लास लोग हैं, हमारी जो सैलरी होती है हम महीने के आखिर में हैंड टू माउथ हो जाते हैं, लेकिन टैक्स हमारी सैलरी से एट द सोर्स कट जाता है। जब हमें सैलरी मिलती है ना तो उसमें से एट द सोर्स हमारा टैक्स जिन कट ममालिक जाता के हम मिसालें देते हैं वो किसानों को रिलीफ देती हैं, सब्सिडाइज करती हैं, उनके ट्यूबवेल, पानी, उनकी आमदोरफ्त, उनके खेतों तक उनको, बल्कि खाद तक। यहाँ तो खाद आपको पता ब्लैक में आपको लेनी है। पड़ती, सुने, क्या इसके आप हवाले कोई से? बंदा खुशी से टैक्स दे रहा है पाकिस्तान में या दुनिया भर में? कोई बंदा खुशी से टैक्स नहीं देता। टैक्स गवर्नमेंट ने लेना होता है, और गवर्नमेंट टैक्स ले रही होती है, और गवर्नमेंट को लेना चाहिए। और लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को यह भी सोचना चाहिए कि अगर 10 बंदों की कैबिनेट से काम चलता है तो 50 बंदों की कैबिनेट भी नहीं बनानी राय चाहिए। साहब, ठीक है। मैं एक और चीज जो है वो जाहिर सी बात है कि बजट जब हम बनाते हैं तो बजट में दो चीजें काउंट होती है, एक आपकी इनकम है और दूसरा आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। अगर आपकी एक्सपेंडिचर्स आपकी इनकम से ज्यादा है तो आपका बजट डेफिसिट है। तो आपने ये सोचना है कि कैसे आपने अपने बजट एक्सपेंसेस को कम करना है और अपनी इनकम को बढ़ाना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि जो हुकूमती अखराजात हैं उनको आपने कम से कम रखना है। अब आपने वजीर बनाए तो जाहिर सी बात है कि आपके अखराजात बढ़ गए। वजीरों को आपने तनख्वाहें भी देनी है, वजीरों को आपने बरात भी देनी है, वजीरों ने वो तमाम चीजें करनी है जो दूसरे वजीर करते हैं। बिल्कुल आपकी बात तो ठीक है, ये हम चीजें शायद कहीं और निकल जाएंगे। हाँ प्राय साहब किसानों पे रहते हैं, जी। इनका अपना आर्गूमेंट है, टैक्स रेट में सबको होना चाहिए, हमारा है। यार टैक्स जो है वो हर बंदा, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हर बंदा दे रहा है, चाहे छोटा किसान है, चाहे वो एक घर में कोई रहता है, चाहे फकीर है, ठीक है ना। वो अगर कोई माचिस भी लेता है तो टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो हो रही है। मेरा वही सवाल आपसे ये है कि अगर वो यूरिया महंगे दामों, इवन ब्लैक में वो लेता है, आपको पता है, हम जनूब पंजाब से, हम पंजाब से हैं, ब्लैक में मिलता है, पानी की जो कॉस्ट पड़ती है, फिर उस खेत तक फसल को लाना ले जाना, उसकी जो कॉस्ट पड़ती है, कहाँ फिर हुकूमत उस छोटे किसान, खास बड़े के तो फर्क नहीं पड़ेगा शायद, वो उसकी कमाई भी उतनी है, उसकी अप्रोच भी उतनी है, बड़ी मंडियों तक रसाई है। छोटा किसान क्या करेगा? वो तो बेचारा आड़ती के पास जाके वो बिक चुका होता है और सारी पहली बेची होती है उसने फसल। सब ये पहले सब कुछ होता है, क्योंकि मैं खुद ये सारे प्रोसीजर से हर साल गुजरते हैं हम। कि अब देखें ना, हमारे जो पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में लोग जो हैं ये जो बड़ी फसलें हैं उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं। वो जो छोटी छोटी फसलें हैं ना, सब्जियां लगा ली 2 महीने ताकि फौरी तौर पे पैसे आए रिलीफ और मिले। अपने मामलात चलाएं। देखिए जी पेट्रोल वाकई, जो कॉस्ट है ना, बेसिकली एक तो यूरिया आपको ब्लैक में मिलती है, और जो रेट है वो रेट भी बहुत ज्यादा है। फिर दूसरा पेट्रोल के रेट्स हैं, तो छोटे किसान के लिए उसको टैक्स नेट में लाना मजबूरी में। अब सूबों ने इसको कर तो लिया है, ठीक है ना। अच्छा, कर्ज तमाम सूबों ने लिया है, केपी ने भी कर लिया, अब तमाम सूबे इस पे एक पेज पे। जो है। अच्छा, ये हम थोड़ा जाते जाते लंबा हो रहा है, ये जो माशी अशारिया हुकूमत बता रही है, स्टॉक एक्सचेंज वो कुछ मुझे कह रहा था कि आसमान से भी शायद बाहर निकल गया, हमें नजर नहीं आया, चांद पे पहुंच गया। ये वाकई मैनिपुलेटेड हैं, बेहतरी हो रही है? एक कॉमन आदमी ये सुनना चाहता है, क्योंकि वो अभी मार्केट में जाता है तो जब वो पैसे देता है किसी चीज को लेने के लिए, आम आदमी बात, रोटी के लिए, सालन के लिए, सब्जी के लिए, उसको तो रेट में फर्क नजर नहीं आ रहा। सर स्टॉक मार्केट में कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट है? सादा सा सवाल है ना। आपने कभी इन्वेस्टमेंट की है? मैंने तो कभी नहीं की, ना उम्र ने की होगी, ठीक है ना। वो मखसूस लोगों की वहां पे मोनोपोली है। वो उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि इतना इन्वेस्टमेंट आ गई, या तो वो अपने सिस्टम में शो हो ना, ठीक है ना। 50,000 इंडेक्स क्रॉस कर गया या 1 लाख कर गया इंडेक्स, कोई फायदा हुआ है उस चीज का? मखसूस लोगों को 2,000, 4,000, 6,000, 10,000 लोगों को उसका फायदा है, वैसे कोई फायदा वैसे नहीं है। ठीक है। अब ये इन्फ्लेशन का बार बार कह रहे हैं कि अखबारात में इतने इश्तिहारात भी बाकी छपे हैं कि इन्फ्लेशन इतनी कम होगी। इन्फ्लेशन की रफ्तार कम हुई है। अगर पहले 40% थी 2022 में,
अब वो रफ्तार कम हो के 3% पे आ गई है। एक्चुअली इन्फ्लेशन में कोई कमी नहीं है। मैं हर दूसरे तीसरे हफ्ते लाहौर जाता हूँ, ठीक है ना, अपने घर आगे, तो जो गाड़ी का जो किराया है ना वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, कम नहीं होगा। ठीक है ना। उसमें डिफरेंट चले वजूहात है, टूल टैक्स है बाकी, लेकिन एक्चुअली जो एक कॉमन मैन है, जो आम बंदा है, चाहे वो सैलरी क्लास है या जो भी दिहाड़ीदार है, उसकी जिंदगी में एक होता है ना रिलीफ आए, वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बातें हम सारी करते हैं तमाम टीम, इसका हल क्या प्राचा साहब, क्या होना चाहिए था? हल की तरफ तरकीब तो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हल क्या था? कैसे रिलीफ मिल सकता था हम लोगों को? सर क्या करना देखिए, चाहिए था इस हुकूमत गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट आईएमएफ के प्रोग्राम में है, आईएमएफ को किस तरह एग्री करें। इन्होंने एक बहुत अच्छी माजी में एक स्कीम आई थी टर्फ के नाम से। टर्फ, उसमें ये था कि स्टेट बैंक जो था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो बिजनेसेस है ना उनको पैसे दिए, चाहे वो 0 इंटरेस्ट रेट पे दिए। जब पैसे आते हैं ना कारोबारी लोगों के पास या किसी आम बंदे के पास, आपके पास भी आएंगे, मेरे पास भी आएंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कारोबारी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, उससे ये हुआ कि जो टेक्सटाइल हमारा जो मेन शोबा है एक्सपोर्ट के हवाले से, उसमें मशीनरी लगी, वो 24 घंटे चल रही थी उस टाइम जो है ना। तो इस तरह की जो स्कीम्स है ना, लोगों को डायरेक्ट जो है वो टारगेटेड करके जो है वो किसानों को भी टारगेटेड स्कीम्स दी जाएं, जो बाकी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसको भी, जिस तरह ये अब अच्छा कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ये बाइकियाज वो सॉरी स्कूटीज दे रहे हैं, स्कूटीज दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक लैपटॉप्स बाइक, दे रहे हैं कि आप वो अपने काम, अच्छा है, ठीक है ना। टारगेटेड करके लोगों को पैसे दें, मेन पैसा है, पैसे की जब मार्केट में आएगा उसका बहुत फायदा होगा और ना। स्किल्ड लोगों को दें जो काम स्किल करना तो चाहते हैं। वो तो मेन चीज है ना, कि हाँ, स्किल होनी चाहिए। हमारा जो निसाब है ना उसको कोई 10वीं के बाद ही कुछ ऐसा बना दे कि लोग ऑटोमेटिकली स्किल की तरफ। स्किल्ड हो, अपने हल्के के लोगों को ना बांटे हाँ, कि ये मेरे वोटर सपोर्टर हैं। ये उमर अभी यार साहब, आखिरी जी सवाल आपसे, ये जो माशी अशारिये तरक्की और ये स्टूडेंट्स को टारगेट, आप क्या समझते हैं कि फर्क पड़ जाएगा या ये बात इश्तिहारबाजी तक ही चलेगी? अगले 1 साल 2 साल में कोई फर्क होता नजर आ रहे हैं, या हम 2 साल बाद भी यही बातें कर रहे होंगे कि मुल्क हालात जो हैं वैसे ही? देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने पहले भी बात की कि आपको अपने अखराजात कम करके आपने आवाम को रिलीफ देना है। अगर आप आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाते हैं तो हालात मुख्तलिफ होंगे। और दूसरा, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान के अंदर कि जो पॉलिसीज़ हैं वो उनका अदम तसलसल। आज पाकिस्तान अगर इस दोराहे पे खड़ा है तो हम देखते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन मसला ये है कि उन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद नहीं होता। और एक तो उन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद ना होने की जो वजह है वो ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी मुल्क के अंदर तो डेफिनेटली जो पॉलिसीज़ हैं वो दुरुस्त समत में चलेंगी, और जाहिर सी बात है उससे तरक्की भी होगी और तमाम मामलात होंगे। ख़ास तौर पे अगर हम आज अपने यूथ पे तवज्जो दें, हमारे दो बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारी। अगर हम इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखें ना, हमारी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ से रीलोकेट होके पहले बांग्लादेश गई, अब हम देख रहे हैं कि दोबारा कहीं और जा रही है। ऐसे तुर्की लोग जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, तो जिम्बाब्वे लोग ये पहुंच रहे यही हैं। मसला है। और इसके साथ अगर हम इसको काउंटर करते हैं और हम पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज और फिर जो इन्वेस्टमेंट है और ये तमाम चीज़ें हैं, इनको अगर उस अंदाज से लेके आते हैं तो कुछ मसाइल हल होंगे। लेकिन आज एक खबर आई है आईएमएफ की तरफ से कि आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये हमारे लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि SIFC वन विंडो और इंसेंटिव्स इन्वेस्टर के लिए अगर वो नहीं होंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टर नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन हमने कुछ चीज़ें आईएमएफ की माननी है, कुछ चीज़ें हमने आईएमएफ से अपनी मनमानी है, ये ज़रूरी है। कुछ चीजें हमने आईएमएफ से माननी है और कुछ मनवानी है। इस मुल्क को इस वक्त मिसाके मईशत की जरूरत है, बस पॉलिसियों की तसलसल की जरूरत है। और खास कर इस वक्त का जो यूथ है, जिसको कहा जा रहा है कि 60% या 70% इस कौम का हिस्सा है, उनको एंगेज करना है और स्किल्ड नौजवानों को करना है। और मेरे ख्याल में हमारे MNA MPA साहबान को अब जान लेना चाहिए कि उन्होंने अगर किसी को फैसिलिटेट करना है तो वो स्किल्ड लोगों को करें, लोगों को एंगेज करें, उनको काम की तरफ एंगेज करें। अगर आपका तसलसल माजी की तरह रहा और आपने अपनी जो बेसिक इस वक्त जो आपको जरूरत है, खासकर आपकी ज़राअत और आपका यूथ, इसको साथ लेके ना चले, तो माजी की हुकूमतों की तरह ये हुकूमत भी उसी अंदाज में सड़कों पे होगी
और अपनी ही पॉलिसियों को लेकर एहतजाज कर रही होगी, जैसा कि हम माजी की हुकूमतों को देखते आए हैं। IMF की बातें जरूर माने, लेकिन इस हद तक ना चले जाइएगा कि आप इस मुल्क में ना सिर्फ पहले लोगों का रहना महाल है, आप तो कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं, लेकिन इस पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लोगों को ईजी करना बहुत जरूरी होगा। आज के लिए इतना ही। शहजाद राय साहब मेरे साथ मौजूद थे, उमर हयात साहब मौजूद थे। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।